हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कांचरा पारा वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो कांचरा पारा वर्कशॉप आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो यह 29 अप्रैल 2022 को पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो इसमें टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग प्रावधान था वह इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखे गए थे। तो आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करें सबसे पहले आप इन दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया करें, जिससे आपको पेपर अटेम्प्ट करने में आसानी होंगे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें तो पूछे गए हैं कोडल लाइफ ऑफ एयर कंप्रेसर फॉर 3 शिफ्ट वर्किंग इज डैश ईयर्स, यानी जो 3 शिफ्ट में वर्किंग वाले जो एयर कंप्रेसर होते हैं उनका यहाँ पर कोडल लाइफ पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जनरली 2 शिफ्ट और 3 शिफ्ट वाले एयर कंप्रेसर्स होते हैं। यहाँ पर हम बात करें 2 शिफ्ट की और एक हमारा 3 शिफ्ट का होता है। तो 2 शिफ्ट की अगर बात करें कोडल लाइफ का तो 15 ईयर्स होते हैं। वहीं 3 शिफ्ट वर्किंग वाले जो एयर कंप्रेसर की अगर कोडल लाइफ की अगर बात करें हम तो 9 ईयर्स इसका कोडल लाइफ होता है। चूँकि प्रश्न में हमसे 3 शिफ्ट वाले एयर कंप्रेसर का कोडल लाइफ पूछा गया था, तो यहाँ पर 9 ईयर्स ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ईओटी क्रेन हैज डैश मोशन, यानी ईओटी क्रेन में कितने मोशन होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जान लें कि जो ईओटी होता है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेडेड ट्रैवलिंग क्रेन होता है, जिसका अगर बात करें यूजेस का तो यह मेनली जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट्स पीरियड जहाँ पर पीओएच किए जाते हैं, आरओएच होते हैं, आईओएच होते हैं, यहाँ पर जो वैगन या कोचेज को लिफ्ट करने के लिए या एक पैलेस से दूसरे पैलेस तक मूवमेंट कराने के लिए हम ईओटी क्रेन्स का मदद लेते हैं, जिसमें इनके पास 3 टाइप्स के मोशन होते हैं। पहला मोशन की अगर बात करें हम तो होइस्ट टाइप का मोशन होता है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को हम डाउनवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट करवाते हैं। सेकेंड मोशन की अगर बात करें हम तो क्रॉस ट्रैवल मूवमेंट होता है, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट और राइट हम मूवमेंट कराते हैं, यानी वन लाइन से अनदर लाइन्स में अगर मूवमेंट कराना हो तो उसे हम क्रॉस ट्रैवल मूवमेंट बोलते हैं। और एक हमारा होता है लॉन्ग ट्रैवल मूवमेंट, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड यानी सेम लाइन्स में जब हम आगे पीछे लंबी दूरी के लिए हम मूवमेंट कराते हैं तो उसे हम लॉन्ग ट्रैवल मूवमेंट्स के तौर पर जानते हैं। यानी इस प्रकार हमारा जो ईओटी क्रेन के अंतर्गत 3 तरह के मोशंस करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3 मोशंस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टू स्टॉप इंक्रीमेंट ऑफ पे अप टू 3 ईयर्स विथ पेंशन इफेक्ट इज डैश पेनाल्टी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी कर्मचारी का अगर इंक्रीमेंट को स्टॉप किया जाता है 3 साल के लिए, जिसमें उनका पेंशन पर भी प्रभाव अगर इफेक्ट करता हो, जिसे हम कम्युलेटिव इफेक्ट के तौर पर जानते हैं। यानी जब भी उनका इंक्रीमेंट अगर उसके पेंशन यानी कम्युलेटिव इफेक्ट के साथ अगर प्रयोग में लाया जाता है तो इस प्रकार के पेनाल्टी को हम मेजर पेनाल्टी के तौर पर देखते हैं, यानी बड़ी शास्ति के तौर पर। इसके लिए कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 5 इशू किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेजर पेनाल्टी बड़ी शास्ति। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है LAP इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ डैश डेज पर मंथ,
यानी यहाँ पर लीव ऑन एवरेज पे पूछा गया है कितने दर से प्रत्येक महीना चार्ज किया जाता है, क्रेडिट किए जाते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को कर्मचारी के खाते में 15-15 LAP क्रेडिट किए जाते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो एक कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष 30 LAP उनके सर्विस में क्रेडिट किए जाते हैं, जिसकी अगर बात करें हम तो उन्हें प्रत्येक महीना इस तरह को स्टोर करके प्रत्येक 6 महीने पर इनको क्रेडिट किए जाते हैं। तो यहाँ पर 2.5 डेज LAP जो होता है वह प्रत्येक महीने कर्मचारी के द्वारा अर्न किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे प्रत्येक महीने के लिए पूछा गया था 2.5 LAP पर मंथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोच। ICF कोचेज का अगर राइडिंग इंडेक्स की अगर बात करें, राइडिंग इंडेक्स जो पैसेंजर कंफर्ट से रिलेटेड होते हैं, इसमें अगर बात करें राइडिंग इंडेक्स की तो यह ICF के केस में यह 3.5, वहीं अगर बात करें हम LHB कोचेज जो होते हैं इनके केस में 2.5 राइडिंग इंडेक्स होते हैं। यहाँ पर ICF से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं 3.5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग ऑफ ICF कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ। यानी जो ICF कोचेज का जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है वो कितने अंतराल पर, कितने महीने के अंतराल पर किए जाते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम ICF कोचेज की अगर बात करें तो POA जो होते हैं वो 18 मंथ के अंतराल पर किए जाते हैं। वहीं अगर बात करें IOH यानी इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग का तो यह 9 मंथ के अंतराल पर किए जाते हैं। यहाँ पर जो POH पूछे गए हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 मंथ्स के इंटरवल पर ICF कोच का POH कराए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवल इज डैश mm। यानी रेल लेवल से मिनिमम बफर हाइट पूछा गया है कोच का, वो कितना होगा। तो मिनिमम अगर बात करें तो मिनिमम 1030 mm होता है। वहीं अगर बात करें मैक्सिमम तो यह 1105 mm होता है। यहाँ पर प्रश्न मिनिमम की रिगार्डिंग पूछा गया था तो 1030 mm। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है दीज आर द नंबर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड इन इंडियन रेलवे। यानी भारतीय रेलवे में कितनी संख्या में रिक्रूटमेंट बोर्ड अभी वर्तमान में है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसके द्वारा जितने भी नए भर्तियाँ वगैरह होते हैं रिक्रूट वगैरह कर्मचारी के किए जाते हैं वो रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए ही किए जाते हैं, जिसको हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तौर पर हम कंसीडर करते हैं। इसमें जो अगर बात करें हम वर्तमान में तो 21 की संख्या में इन भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेलवे रिक्रूटमेंट वर्तमान में उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रेडियोग्राफिक एंड UST ऑफ व्हील्स एंड एक्सल इज डन इन डैश एट वर्कशॉप। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो व्हील और एक्सल का जो अल्ट्रासोनिक टेस्ट हो या रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है वह वर्कशॉप के अंतर्गत कौन से शॉप के अंतर्गत किए जाते हैं। क्योंकि हम वर्कशॉप के अंतर्गत अलग अलग काम के लिए अलग अलग शॉप बनाए गए हैं, जिसमें जो हमारा व्हील और एक्सल का जो अल्ट्रासोनिक टेस्ट और रेडियोग्राफिक टेस्ट जो होता है वह सिंपली हमारा CMT जो शॉप होता है, केमिकल मेटलर्जिकल टेस्टिंग जो शॉप होते हैं वहाँ पर यह सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। जिसमें अगर बात करें हम तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा CMT शॉप। इसके अलावा हम बात करें कि जो CMT जो शॉप्स होते हैं यानी केमिकल एंड मेटलर्जिकल टेस्टिंग शॉप, यह रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जितने भी हमारा स्प्रिंग्स की टेस्टिंग हो या जो MS प्लेट जो होते हैं, माइल स्टील प्लेट्स वगैरह या अदर कंपोनेंट जो होते हैं रोलिंग स्टॉक के, जब भी ओवरहॉलिंग के लिए जाते हैं तो इनकी सारे की मटेरियल की टेस्टिंग CMT शॉप के माध्यम से ही किया जाता है। यानी सिंपली हम कहा जाए
तो जितने भी वर्कशॉप में जो रिपेयर या मैन्युफैक्चर से संबंधित जितने भी एक्टिविटी होते हैं उनकी क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो वह CMT शॉप्स ही होते हैं जो उनकी क्वालिटी की जांच करते हैं। तो यहाँ पर हमारा CMT शॉप इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके लिए जो अगर बात करें तो वर्कशॉप के अंतर्गत डिप्टी CCMT पोस्ट बनाए गए हैं। जो इनके मुख्य जो ऑफिसर्स होते हैं वह डिप्टी CCMT होते हैं इस शॉप्स के। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम तो द एक्सपेंडिचर्स कमिंग ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डीजल लोकोमोटिव्स आर चार्ज अंडर, यानी जो एक्सपेंडिचर्स जो आते हैं डीजल लोकोमोटिव्स का रिपेयर और मेंटेनेंस पर वह कौन से डिमांड नंबर के अंतर्गत चार्ज किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि हम जानते हैं कि जो हमारा रिपेयर और मेंटेनेंस जो होता है इसके अंतर्गत टोटल हमारा 4 डिमांड नंबर मेंशन किए गए हैं, जिसमें अगर बात करें हम 4, 5, 6, 7 यानी टोटल 4 डिमांड नंबर रिपेयर और मेंटेनेंस के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। 4 के अंतर्गत अब बात करें हम तो पीवे एंड वर्क्स के बारे में बताया गया है। वहीं डिमांड नंबर अगर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा मोटिव पावर, जैसे कि अगर बात करें जो हमारा डीजल लोकोमोटिव्स हो या स्टीम लोकोमोटिव्स हो या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हो, ये जितने भी होते हैं हमारे ये मोटिव पावर के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा बात करें डिमांड नंबर 6 के अंतर्गत तो यह कैरिज एंड वैगन जो डिपार्टमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। वहीं डिमांड नंबर 7 के अंतर्गत जितने भी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं उनसे यह रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि प्रश्न हमसे डीजल लोकोमोटिव्स की रिगार्डिंग पूछा गया था, रिपेयर और मेंटेनेंस में जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो सिंपली हमारा मोटिव पावर्स जो होगा यानी डिमांड नंबर 5 के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिमांड नंबर 5। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश बियरिंग इज फिटेड इन बॉक्स एंड, यानी बॉक्स एंड वैगन के अंतर्गत किस प्रकार के बियरिंग फिटेड होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो बॉक्स एंड वैगन होते हैं इनमें कैशनप ट्रॉली लगा होता है और कैशनप ट्रॉली सिंपली हमारा CTRV बियरिंग को यूज में लिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ, यानी जो ICF कोच में जो बफर लगा होता है उनका जो प्लंजर होते हैं वो कौन से मटेरियल का बना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो प्लंजर होते हैं वो सिंपली कास्ट स्टील का बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कास्ट स्टील। इसके अलावा हम बात करें अलग अलग इंफॉर्मेशंस की कि जो हमारा बफर प्लंजर जो होता है इनका जो फेस डाया होता है तो यह फेस डाया 457 mm का होता है। इसके अलावा बात करें कि जो सेम एंड पर दो बफर्स होते हैं इनके बीच जो डिस्टेंस होता है वह 1956 mm होता है, दोनों के बीच डिस्टेंस सेम एंड में दोनों बफर्स के बीच का। इसके अलावा हम बात करें कि जो मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक जो होता है वह 127 mm होता है, मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक। वहीं स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन की अगर बात करें प्रोजेक्शन की तो यह 635 mm। वहीं अगर आपसे मिनिमम पूछा जाएगा तो आप 584 mm आप बताएं, यानी जितने भी जो अलग इन्फॉर्मेशन बताए गए हैं यह आपके अलग अलग एग्जाम में डायरेक्ट रूप से पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे जो फैक्चुअल जो यहाँ पर बताए गए वो उनको याद रखें आप। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं ऑन ICF जनरल अ टेपर शुड नॉट एक्सीड डैश mm, यानी ICF जनरल के ऊपर जो टेपर प्रोवाइडेड होता है वो कितने से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो जो टेपर होता है ICF जनरल के ऊपर वह सिंपली 0.015 अपॉन 0.010 से ज़्यादा टेपर अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश वाइल इज यूज्ड इन डैशबोर्ड गाइड, यानी जो डैशबोर्ड गाइड में जो वाइल यूज किया जाता है वो कौन से ब्रांड का होता है, तो यह सर्वोलिन 68 का यूज में लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर बात करें वाइल की क्वांटिटी का तो 1.6 लीटर वाइल इसमें यूज में लिए जाते हैं डैशबोर्ड गाइड में। जिसकी अगर बात करें तो हाइट की तो यह 40 mm तक इनका हाइट होता है। इसके अलावा जो वाइल की चेकिंग की जाती है वह 0-1 मंथ के अंतराल पर इनका वाइल लेवल चेकिंग किया जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, साइड बेरर वाइल लेवल इज चेक्ड एट द इंटरवल ऑफ, यानी साइड बेरर में जो वाइल फिट किए जाते हैं इनका चेकिंग का इंटरवल क्या होता है। तो जो साइड बेरर में वाइल होगा वो उनको हम 1 मंथ के अंतराल पर हम चेक करेंगे। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और इसमें जो वाइल की क्वांटिटी होगा साइड बेरर के अंतर्गत, प्रत्येक साइड बेरर के अंतर्गत वह 2.5 लीटर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अलाउड टाइम इक्वल टू नॉर्मलाइज टाइम मल्टीप्लाई बाई डैश विदाउट गेजिंग, यानी विदाउट गेजिंग के रिस्पेक्ट में जो हमारा अलाउड टाइम होता है वह इक्वल होता है नॉर्मलाइज टाइम का, और 1.65 टाइम्स मल्टीप्लाई जब करते हैं तो यह हमारा अलाउड टाइम के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एमएनपी प्रोग्राम इज बजटेड अंडर प्लान हेड डैश, यानी जो मशीनरी एवं प्लांट्स के रिगार्डिंग जो प्रोग्राम में जो बजटेड किए जाते हैं वह कौन से प्लान हेड के अंतर्गत किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एमएनपी यानी मशीनरी एवं प्लांट्स जो है वह सिंपली प्लान हेड 41 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा प्लान हेड जो 21 है वह सिंपली आरएसपी यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम से रिलेटेड है। इसके अलावा बात करें हम प्लान हेड 42 का, तो यह सिंपली जो वर्कशॉप और जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उनसे यह रिलेटेड होता है। इसके अलावा बात करें प्लान हेड 53 का, तो प्लान हेड 53 जो है वह पैसेंजर एवं जो अन्य यूजर एमिनिटीज होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। वहीं इसके अलावा हम बात करें प्लान हेड 51 का जो काफ़ी बार एग्जाम के अंतर्गत आ चुके हैं, जो कि हमारा स्टाफ वेलफेयर से रिगार्डिंग होता है। इसके अलावा प्लान हेड 71 है वह स्टोर सस्पेंस से रिलेटेड होता है। प्लान हेड 65 जो है वो ट्रेनिंग और एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। इसके अलावा बात करें प्लान हेड 16 जो कि भी हाल ही में जो ईओएम के एग्जाम्स हुए थे उनके अंतर्गत भी एग्जाम पूछे गए थे कि ट्रैफिक फैसिलिटीज और जो यार्ड रिमॉडलिंग जो वर्क्स होते हैं वह प्लान हेड 16 के अंतर्गत ही आते हैं। ये जितने भी प्लान हेड आपको डायरेक्ट बताए गए हैं इनसे आपको एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट बनने की संभावना है, तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न है, डैश इज टेस्टेड बाय जाइग्लो टेस्ट, यानी जो कौन से टेस्ट जो है वह जाइग्लो के माध्यम टेस्ट के माध्यम से हम किए जाते हैं। तो जो हमारा क्रैक्स जो होते हैं सरफेस पर जितने भी क्रैक्स डिसकंटिन्यूटीज होते हैं वो सारे के सारे हमारा जाइग्लो टेस्ट के माध्यम से ही किए जाते हैं। जाइग्लो टेस्ट की अगर बात करें हम यहाँ पर सिंपली हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरफेस डिसकंटिन्यूटीज या क्रैक्स बोल सकते हैं इसको, जिसको हम जाइग्लो टेस्ट के माध्यम से रेक्टिफाई करते हैं। यह सिंपली हमारा एनडीटी टेस्ट होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पेंट्रेटिंग लिक्विड मेथड हो या यूएसटी टेस्ट हो, ये सारे के सारे आते हैं। जिसमें हमारा जो पेंट्रेटिंग जो लिक्विड मेथड होता है जिसके अंतर्गत हमारा जाइग्लो टेस्ट आता है। जिसमें हम अगर बात करें तो सिंपली हमारा स्मॉल फेरस और नॉन फेरस को हम बल्क में हम प्रोसीड करते हैं, जिसमें हमारा जो ऑब्जर्वर जो होते हैं ऑब्जर्वेशन वो हमारा अल्ट्रा वायलेट लाइट्स में हमारा अंडर में किए जाते हैं, जिससे हमारा
जो सरफेस क्रैक्स को उसको हमारा रेक्टिफाई करने में आसानी होता है। तो यहाँ पर हमारा क्रैक ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश इज डन बाय एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस जो किया जाता है वह इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए किया जाता है, जिसे हम हिंदी फॉर्म में सूची नियंत्रण बोलते हैं, और यह स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा मोस्टली यूज में लिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर बात करें कि जो हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल जो किए जाते हैं वो सिंपली जो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जाए, इनके लिए यह किया जाता है। इसमें एबीसी के एनालिसिस के अलावा भी कई सारे एनालिसिस होते हैं, जिसमें हमारा वीईडी, विटल, इसेंशियल, डिजायरेबल प्रोसेस होता है। इसके अलावा हमारा एक और प्रोसेस हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए किया जाता है, फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग। तो ये सारे जितने भी टाइप्स के जो प्रोसेस है जिनके माध्यम से हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होता है वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मिनिमम थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज इज डैश एमएम, यानी जो व्हील फ्लेंज पर जो मिनिमम थिकनेस होता है वो कितना होता है। तो नॉर्मली आप 28.5 के अप्रॉक्स होता है, जिनमें यहाँ पर हमारा मिनिमम थिकनेस पूछा गया था। तो 22 mm तक हम हाई स्पीड कोच में हम यूज में लेते हैं, और इसके बिलो अप्रॉक्स 60 mm तक हम, यानी 16 mm तक लास्ट हम जो गुड्स वगैरह के जो हमारे चक्के होते हैं उनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट जो होगा मिनिमम जो थिकनेस होगा फ्लेंज का, और 16 mm तक हम यूज में लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फिटिंग ऑफ व्हील्स ऑन एक्सल इज डन बाय डैश फिट, यानी जो व्हील्स के ऊपर, यानी जो एक्सल के ऊपर जो व्हील फिट किए जाते हैं वो कौन से फिट का उदाहरण है, किनके माध्यम से किए जाते हैं। तो यह सिंपली हमारा जो इंटरफेरेंस जो फिट होते हैं इनके माध्यम से एक्सल पर हम व्हील को फिट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंटरफेरेंस फिट। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश कटिंग इज यूज्ड टू कट स्टेनलेस स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील को काटने के लिए किस प्रकार के कटिंग जो हम यूज में लेते हैं वो हमारा प्लाज्मा आर्क होता है, जिसके माध्यम से हम स्टेनलेस स्टील को कट करने में कैपेबल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लाज्मा आर्क। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज डैश केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत जो मैक्सिमम प्रेशर बन सकता है वो कितने केजी का होता है। तो वह सिंपली अगर बात करें हम कि नॉर्मली हम जितने भी कोचेज या जो मालगाड़ी होते हैं उनमें मैक्सिमम जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर होता है वो 3.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आपसे स्पेशल तौर पर एलएचबी का अगर पूछा जाता है अगर, तभी जाकर आप 3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप ऑप्शन में टिक लगाए, अदरवाइज आप 3.8 ही आपका सही उत्तर रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, डैश नंबर ऑफ डट कलेक्टर आर फिटेड इन कोच, यानी जो कोच में कितने संख्या में डट कलेक्टर्स लगे होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हम बात करें कि जो यह प्रश्न मेनली पूछा गया है वो आईसीएफ से रिलेटेड पूछा गया है, जिसमें जो डट कलेक्टर होता है, डट कलेक्टर का काम होता है कि जितने भी हमारा मेन पाइप से प्रेशर जो आते हैं बीपी या एफपी का, उनको क्लीन करके ब्रांच पाइप को सप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन पाइप और ब्रांच पाइप के बीच जो हमारा क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है वो डट कलेक्टर के माध्यम से होता है। तो एक हम बात करें तो ये हमारा एफपी लाइन होता है, एक हमारा बीपी लाइन होता है। एफपी से ब्रांच पाइप पर हमारा डट कलेक्टर लगा होता है, इसी प्रकार हमारा बीपी में हमारा ब्रांच पाइप में हमारा एक डट कलेक्टर लगा होता है। और एक जो हमारा इस प्रकार टोटल जो होगा हमारा डट कलेक्टर का नंबर्स वो 2 की संख्या में हमारा होगा, एक हमारा बीपी पाइप के लिए और एक हमारा एफपी पाइप के लिए लगा होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, %% LR इज अलॉटेड इन वर्कशॉप। वर्कशॉप के अंतर्गत जो कितने परसेंट में LR अलॉटेड किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर LR की अगर बात करें हम तो यह सिंपली 12.50% जो होता है, इतनी संख्या में हमारा अलॉट किए जाते हैं LR वर्कशॉप के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द पैसेंजर बोगी ऑफ इंडियन रेलवे आर मैन्युफैक्चर एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेज। यानी जो पैसेंजर बोगी होते हैं भारतीय रेलवे का, वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, दिए गए 4 ऑप्शंस के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम बात करें बोगी के रिगार्डिंग, मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग पूछा गया है, तो सिंपली जो हमारा कपूरथला होता है, यह हमारा RCF रेल कोच फैक्ट्री में जो है वो हमारा कपूरथला के अंतर्गत है, जहाँ पर कोच का मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके अलावा बात करें हम चितरंजन लोकोमोटिव्स, जिसे हम CLW के नाम से जानते हैं, यहाँ पर लोकोमोटिव्स को मैन्युफैक्चर्स किए जाते हैं। इसके अलावा बात करें हम पटियाला, जिसमें हम पटियाला लोकोमोटिव्स जो वर्क्स है वो पंजाब के अंतर्गत है, जहाँ पर लोकोमोटिव्स का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें लास्ट ऑप्शन जो बेंगलोर है, वो वहाँ पर रेल व्हील फैक्ट्री, जिसे हम यलहंका बेंगलोर में जो है रेल व्हील फैक्ट्री, वहाँ पर व्हील का प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर बोगी के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो यहाँ पर RCF रेल, यहाँ पर कोच का प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पर लोकोमोटिव्स, यहाँ पर भी पटियाला के अंतर्गत लोकोमोटिव्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जबकि बेंगलोर के अंतर्गत व्हील का प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन से यह क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हेलिकल स्प्रिंग्स आर यूज्ड इन डैश ड्राफ्ट गियर। यानी कौन से ड्राफ्ट गियर में हेलिकल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली जो हेलिकल स्प्रिंग्स होते हैं वो MK50 जो ड्राफ्ट गियर होता है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें MK50 ड्राफ्ट गियर का, तो इनका जो कैपेसिटी होता है वो 5385 kg मीटर इनका कैपेसिटी होता है। इसके अलावा आपसे कभी कभी एग्जाम के अंतर्गत हाई कैपेसिटी वाले ड्राफ्ट गियर पूछे जाते हैं। तो हाई कैपेसिटी वाले अगर ड्राफ्ट गियर की बात करें तो यह RF 361 होता है, जिनकी अगर बात करें कैपेसिटी का तो वो 5725 kg मीटर होता है, हाईएस्ट कैपेसिटी वाले ड्राफ्ट गियर का। तो इसका भी आप ध्यान रखें, यहाँ से भी प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि हेलिकल स्प्रिंग कौन से ड्राफ्ट गियर में यूज किए जाते हैं। तो यह MK50 में है, और हाई कैपेसिटी वाले जो ड्राफ्ट गियर है वो RF 361 होता है, जिसका कैपेसिटी 5725 kg मीटर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर बिल्डिंग पैरामीटर। यानी निम्नलिखित में से कौन सा मेजर बिल्डिंग पैरामीटर नहीं है, यहाँ पर कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, नॉट के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो सबसे पहले यह जान लें कि मेजर बिल्डिंग पैरामीटर होता क्या क्या है। तो मेजर बिल्डिंग पैरामीटर्स के अंतर्गत जो हमारा बिल्डिंग करेंट हो, आर्क वोल्टेज हो, बिल्डिंग स्पीड हो। तो यहाँ पर सिंपली हम बात करें, लिखते चले हम, तो यहाँ पर हमारा बिल्डिंग करेंट, आर्क वोल्टेज, वेल्डिंग स्पीड। इसके अलावा बात करें जो इलेक्ट्रोड होता है, इनका डाया पर भी हमारा वेल्डिंग डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारा जो इलेक्ट्रोड का जो पोलैरिटी होता है, इन पर भी वेल्डिंग डिपेंड करता है। तो ये सारे जो मेनली मेजर पैरामीटर है, यानी वेल्डिंग करंट, आर्क वोल्टेज, वेल्डिंग स्पीड, इलेक्ट्रोड डाया, इलेक्ट्रोड पोलैरिटी, इन सारे पर हमारा वेल्डिंग डिपेंड करता है। लेकिन जो चौथे ऑप्शन जो हमारा दिया गया, प्लेट्स मटेरियल थिकनेस, इन पर हमारा डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, प्लेट मटेरियल थिकनेस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो रिहेबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन डैश ईयर्स।
यानी जो कोचेज जब नए मैन्युफैक्चरर्स होके आते हैं तो इनके कुछ समय बाद इनको रिहेबिलिटेशन करने की रिक्वायरमेंट होता है ताकि उससे क्रोजन वगैरह को उसमें दूर किया जा सके। इसके लिए दोबारा से उन्हें रिहेबिलिटेशन के लिए कोचेज को भेजा जाता है और इनके लिए जो इंटरवल रखा गया है वह 12 से लेकर 15 ईयर्स जो होता है, इनके बीच कोच को रिहेबिलिटेशन के लिए दोबारा पुनः भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 12 to 15 ईयर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, पीएससी आइटम परचेज बाय, यानी जो पीएससी आइटम है उन्हें परचेज किया जाता है किसके माध्यम से, तो जो पीएससी आइटम होते हैं जिसे हम फुल फॉर्म में प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट बोलते हैं, यह सिंपली जारी किया जाता है यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है और यह तब जारी किया जाता है जब यह बताना हो कि कोई भी इस जो पार्टिकुलर आइटम के बिना काम नहीं चल सकता और यह जो आइटम है वो पार्टिकुलर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्स किए जा सकते हैं। तो उस बेसिस पर यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा यह पीएससी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा टेंडर निकाले जाते हैं जिसमें सिंगल टेंडर के माध्यम से पीएससी आइटम का परचेज किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सिंगल टेंडर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट वाले जो आइटम्स होते हैं उनका हम परचेज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हील बेस डिस्टेंस ऑफ एलएचबी कोच इज, यानी जो एलएचबी कोच का जो व्हील बेस होता है वो कितना होता है। सिंपली हम एलएचबी कोच की अगर बात करें हम तो यह 2560 mm, आईसीएफ की अगर बात करें हम तो 2896 mm। वहीं बात करें हम कैसना बोगी का तो कैसना बोगी जो हमारा फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत यूज में लिए जाते हैं, इसका जो व्हील बेस होता है वो 2000 ±5 mm होता है। वहीं बात करें हम वंदे भारत जो भी करंट में काफ़ी चर्चित है, तो इनका जो व्हील बेस की अगर बात करें तो यह 2700 mm होता है। तो इस सारे जो अलग अलग टाइप के जो कोचेज का व्हील बेस बताए गए हैं जिससे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। यहाँ पर प्रश्न में एलएचबी का केवल पूछा गया था, तो एलएचबी का 2560 mm, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड इन आईसीएफ कोच इज, यानी आईसीएफ कोच में जो बियरिंग यूज में लिए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो यह सिंपली जो डबल रो सेल्फ अलाइन रोलर बियरिंग का स्पेरिकल रोलर बियरिंग जो होते हैं, स्पेरिकल रोलर बियरिंग, इनका प्रयोग आईसीएफ कोच में एज अ बियरिंग के तौर पर यूज किया जाता है। यानी डबल रो सेल्फ अलाइंड स्फेरिकल रोलर बियरिंग का प्रयोग हम आईसीएफ कोच के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए क्लियरेंस ऑफ अ कोच इज मेजर्ड इन बिटवीन डैश, यानी जो आईसीएफ कोच जो होते हैं इनमें दो तरह के मेनली क्लियरेंस होते हैं, एक ए क्लियरेंस होता है और एक बी क्लियरेंस होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा गया है वो ए क्लियरेंस से रिगार्डिंग पूछा गया है। ये सिंपली जो होता है वो एक्सल बॉक्स क्राउन और जो सेफ्टी बोल्ट होता है डैशबोर्ड के बाद जो हमारा एक्सल बॉक्स होता है और ये हमारा जो सोल बार होता है, इनके बीच जो हमारा गैप होता है प्राइमरी सस्पेंशन के पास, वही हमारा ए डायमेंशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी एक्सल बॉक्स क्राउन एंड सेफ्टी बोल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ए क्लियरेंस के तौर पर मेजर किए जाते हैं। वहीं अगर आपसे बी क्लियरेंस पूछा जाता है तो बी क्लियरेंस जो होता है वो सिंपली ब्लास्टर टॉप जो होता है सेकेंडरी सस्पेंशन के पास और जो बॉटम ऑफ सोल बार होता है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम बी क्लियरेंस मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आप ए क्लियरेंस को भी याद रखें और कभी कभी आपसे एग्जाम में बी क्लियरेंस भी पूछा जा सकता है, तो बी क्लियरेंस को भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें कि
ट्रॉली साइड फ्रेम इज टेस्टेड बाय, यानी जो ट्रॉली साइड फ्रेम को हम टेस्ट करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, तो यह सिंपली हम डीपीटी टेस्ट जो होता है, डाई पेंट्रेशन टेस्ट, इनके माध्यम से हम ट्रॉली साइड फ्रेम को हम टेस्टेड करते हैं, जिसमें हम अलग अलग कलर का यूज में लेते हैं। सबसे पहले हम क्लीनर का यूज में लेते हैं, फिर हम रेड डाई का प्रयोग करते हैं जिस सरफेस पर हमें चेक करना हो क्रैक्स का, और उसके बाद हम लास्ट में हम डेवलपर का यूज करते हैं जो कि वाइट कलर्स का होता है। जब रेड कलर पहले यूज करने के बाद हम वाइट कलर वाले जो डेवलपर होते हैं उनका हम यूज करते हैं। अगर वाइट कलर वाले जो डेवलपर के यूज करने के बाद अगर इंटरनल से अगर रेड कलर्स का कोई लाइंस उभर कर आते हैं तो इससे यह हमको समझ में आ जाएगा कि यह जो हमारा ट्रॉली में कोई क्रैक्स वगैरह है उस पार्टिकुलर प्लेस पर क्रैक्स उपलब्ध है, तो इससे हम आगे की प्रक्रिया करने में आसानी होंगे। तो इस प्रकार हम ट्रॉली के जो साइड फ्रेम टेस्ट करते हैं वो हम डीपीटी यानी डाई पेंट्रेशन टेस्ट के माध्यम से करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन द इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के अंतर्गत वर्तमान में कितने जोन्स हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली बात करें कि अभी हाल ही में जो रेलवे बोर्ड के द्वारा जो लेटर निकाला गया है 17/7/2023 के अंतर्गत, इसमें बताया गया कि वर्तमान में जो रेलवे जो जोन्स है वह 17 जोन्स अभी कार्यरत है। इसके अलावा बात करें डिविजन्स की, तो डिविजन्स जो अभी वर्किंग में है वह 68 डिविजन्स अभी वर्तमान में कार्यरत है, जिसमें जो हमारा जोन्स में जो SCOR जो 2019 में बनाया गया था इसको अभी शामिल नहीं किया गया है। यानी साउथ कोस्ट रेलवे जो जोन्स हैं उनको छोड़कर अभी 17 जोन्स वर्किंग में हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 जोन्स अभी वर्तमान में भारतीय रेलवे के अंतर्गत कार्यरत है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ड्यूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर, यानी यहाँ पर बोला है कि जब भी फुल ब्रेक एप्लीकेशन किया जाता है उस समय मैक्सिमम जो ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत प्रेशर बनता है वो कितना होता है। नॉर्मली आप जब भी अगर फुल सर्विस एप्लीकेशन किया जाता है तो उस केस में 3.8 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत बनता है। अगर पार्टिकुलर आपसे LHB का अगर पूछा जाएगा तो आप 3 kg ही केवल जवाब दें। तो यहाँ पर नॉर्मली पूछा गया है तो 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच पार्ट ऑफ द LHB बोगी फ्रेम ट्रांसमिट्स ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स, यानी जो LHB बोगी फ्रेम्स का कौन सा पार्ट्स जो ट्रैक्टिव फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स दोनों को ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो ये सिंपली जो हमारा LHB बोगी के अंतर्गत जो ट्रैक्शन सेंटर होता है यह दोनों यानी जो ब्रेकिंग फोर्स हो या ट्रैक्टिव फोर्स हो दोनों को या ट्रांसमिट करने का काम हमारा ट्रैक्शन सेंटर के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द रेट ऑफ ईयर लीकेज इन ईयर ब्रेक टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन, यानी जो ईयर ब्रेक टेस्टिंग में जो हमारा लीकेज रेट होता है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। तो लीकेज रेट की अगर बात करें तो यह सिंपली 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब भी हम लीकेज रेट टेस्टिंग के दौरान करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी, यानी जो लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो कौन सा होता है। तो यह सिंपली जो हमारा डिस्टिल्ड सल्फ्यूरिक एसिड होता है इनका प्रयोग हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लेड एसिड बैटरी में करते हैं। यहाँ पर जो अगर बात करें लेड एसिड जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इनके लिए हम H2SO4 केमिकल का जो इस केमिकल फॉर्म्स है उनका हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनका प्रयोग हम डिस्टिल्ड जो वाटर होता है इनके साथ हम मिक्स करके एज अ इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं,
ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ डीबी ब्रेक विल अप्लाइड ड्यू रिडक्शन ऑफ बीपी प्रेशर एट द रेट ऑफ, यानी यहाँ पर बोला गया कि सेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान जब भी ब्रेक अप्लाई होता है तो इस दौरान जो बीपी प्रेशर का ड्रॉप किया जाता है सेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान वो कितना होता है। तो यहाँ पर जब भी आपसे सेंसिटिविटी टेस्ट पूछा जाए, आपसे सेंसिटिविटी, इसमें सिंपली आप 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर इन 6 सेकेंड में ड्रॉप किया जाता है, जिसमें हमारा डीवी सेंस करना चाहिए और ब्रेक गाड़ी में अप्लाई होनी चाहिए। इस प्रकार के टेस्ट को हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं और यह जो टेस्ट करवाया जाता है वह या तो SWTR या SCTR के माध्यम से ही किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, लेंथ ऑफ एंकर लिंक इज डैश mm, यानी ये एंकर लिंक्स का जो लंबाई होता है वो कितना होता है। तो एंकर लिंक्स की सिंपल लंबाई की अगर बात करें हम तो यह 451 प्लस माइनस 1 mm के रेंज में एंकर लिंक्स का लेंथ होता है। अगर बात करें कहाँ फिटेड होता है तो यह सिंपली ब्लस्टर एवं जो हमारा बोगी ट्रांजियम होता है इनके बीच यह फिटेड होता है। इनकी अगर बात करें फंक्शन यानी कार्य का तो यह सिंपली जो ब्लस्टर का जो मूवमेंट, रेशनल मूवमेंट होता है उनको यह प्रिवेंट करने का काम यह एंकर लिंक्स करता है। तो यहाँ पर सिंपली लेंथ पूछा गया था तो 451 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ग्रीसिंग ऑफ इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड इज डन इन, यानी जो इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड का जो ग्रीसिंग किया जाता है वो कौन से इंटरवल में किया जाता है। तो यह सिंपली 20 रूल जो होता है ICF कोचेज का, उनके अंतर्गत यह ग्रीसिंग किए जाते हैं इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड का। अगर बात करें कि 20 रूल कब किया जाता है तो यह सिंपली 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज के अंतराल पर यह 20 रूल्स ICF कोचेज का किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड का ग्रीसिंग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश डैश, यानी जो ड्राई केमिकल पाउडर टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अग्निशामक, इनका प्रयोग हम डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक किसी भी प्रकार के जो हमारा फायर्स होते हैं इनको बुझाने में हम कैपेबल होते हैं DCP टाइप्स फायर एक्सटिंग्विशर्स के माध्यम से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एक्सेल इज चेक्ड बाई, यानी एक्सेल को चेक किया जाता है। जो एक्सेल के ऊपर जो हमारा इंटरनल जो क्रैक्स वगैरह होते हैं इनको हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो होता है हमारा UHT टेस्ट के माध्यम से हम इसके इंटरनल क्रैक्स को हम डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, UHT टेस्ट। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लेंज इन व्हील्स इज डैश mm, यानी जो डीप फ्लेंज का व्हील्स के ऊपर जो परमिसिबल लिमिट्स होता है वो कितना होता है। तो नॉर्मली जो चक्के का अगर बात करें तो 28.5 mm होता है। जब इनका फ्लेंज का जो थिकनेस है वो बढ़कर 35 mm हो जाए इसका लेंथ, तब जाकर हम इसको सर्विस से कंडम कर देते हैं, ताकि यह कॉज न बन सके जो हमारा फिश बोल्ट्स होते हैं, रेल लाइन्स के जॉइंट्स यहाँ पर हमारा होता है, उनको ब्रिज करने का काम करे। इससे पहले हम उनको सर्विस से कंडम कर देते हैं। यानी जो मैक्सिमम लिमिट रखा गया है डीप फ्लेंज का वो 35 mm रखे गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश इज नॉट द कॉज ऑफ टेम्पोररी स्लिप,
यानी निम्नलिखित में से कौन सा कॉज टेम्पोररी स्लिप्स का नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिए नॉट कॉज बताया गया है, नॉट द कॉज ऑफ टेम्पोररी स्लिप्स। तो वेट लाइन यानी भीगा हुआ लाइन है वो टेम्पोररी स्लिप्स के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर सिंपली टेम्पोररी स्लिप्स पूछा गया है। टेम्पोररी स्लिप जो होगा वो वेट लाइन से टेम्पोररी बेसिस पर होगा, एक्सेसिव लोड होगा उससे भी टेम्पोररी बेसिस पर होगा। इसके अलावा जो अगर कोई ड्राइवर्स या लोको पार्ट्स अगर हायर नोचेज देता है अचानक से तो यह भी एक टेम्पोररी स्लिप के कारण बन सकता है। लेकिन अगर एक्सल लॉक अगर हो जाए तो इस प्रकार में वह परमानेंट स्लिप का कारण बन सकता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत वर्तमान में 22 भाषाओं को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह 8वीं अनुसूची जो है 8वीं शेड्यूल्स इनके अंतर्गत टोटल 22 भाषाओं को इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी को जो एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर संविधान में जो शामिल किया गया था वह आर्टिकल 343 के 1 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राजकीय भाषा भी है। यहाँ पर ध्यान रखें कि जो पार्टिकुलर जो लैंग्वेज है उसको अभी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। और जो एक राज्य जो बताया जा रहा है जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जो है इनके अंतर्गत जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश यानी अंग्रेजी को बनाया गया है, जो भी करंट में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अभी तक जो 22 भाषाओं शामिल है उसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और किसी भी राज्य को अपना पार्टिकुलर ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करने के लिए जो आर्टिकल बनाए गए हैं वह आर्टिकल 345 के अंतर्गत कोई भी राज्य अपना पार्टिकुलर ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकता है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 21वें संवैधानिक संशोधन किए गए थे 21 जो अमेंडमेंट किए गए थे वो उसके दौरान कौन सा लैंग्वेज को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि जो 21 अमेंडमेंट किए गए थे वह 1967 के अंतर्गत किया गया था। इसमें जो लैंग्वेज जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में वह सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा के तौर पर दर्जा प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले जो उर्दू को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था वो जम्मू एवं कश्मीर जो स्टेट्स थे उनके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो नए अमेंडमेंट के आधार पर जो हमारा 31 अक्टूबर 2019 में भारत सरकार द्वारा प्रावधान लाकर 370 आर्टिकल्स को हटाने के बाद इन राज्यों को 2 यूनियन टेरेटरी में बना दिए गए, जिसमें J&K यूनियन टेरेटरी और सेकेंड जो यूनियन टेरेटरी है वो लद्दाख के तौर पर बनाया गया। तो इसको आप ध्यान रखें, यहाँ से आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख 2 यूनियन टेरेटरी के तौर पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो जो यहाँ पर हम बात करें कि जो संविधान सभा ने हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जो शामिल किया गया था वह 14 सितंबर 1949 को शामिल किया था। इसी वर्ष से प्रत्येक वर्ष एज अ हिंदी दिवस के तौर पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी को लिया गया था एज अ देवनागरी लिपि जो है स्क्रिप्ट जो उनके तौर पर उनको कंसीडर किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी पूछा गया है, जिसके अध्यक्ष सेंट्रल होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अगर बात करें कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी होते हैं इनमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं वह 30 की संख्या में होते हैं। 20 मेंबर्स लोकसभा से आते हैं और 10 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आप ध्यान रखें। यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में राज्यसभा या टोटल मेंबर्स भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हिंदी देश राज्य की एक आधिकारिक भाषा नहीं है। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूज किया जाता है प्रत्येक स्टेट के द्वारा, इसमें हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर नहीं लिया गया है। तो इसमें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत लिया गया है, बिहार के अंतर्गत लिया गया है, राजस्थान के अंतर्गत लिया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंतर्गत यह जो हिंदी लैंग्वेज है उसे एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर नहीं लिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, वेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वेटिंग को सिंपली हम पुनर्निरीक्षण बोलते हैं। जब भी कोई अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट या नॉन सेफ्टी आइटम या सेफ्टी आइटम के केस में अगर वह उससे एक्सीड करता है तो उसे हमें अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा, ध्यान रखिए अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा हमें वेटिंग करवाने की रिक्वायरमेंट होता है, जिसे हम हिंदी फॉर्म में पुनर्निरीक्षण बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मेमोरेंडम को हिंदी में क्या बोलते हैं। जब भी कोई यहाँ पर मेमोरेंडम को सिंपली आप ज्ञापन बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश गैस इज यूज्ड इन एमआईजी बिल्डिंग। जो मेटल इनर्ट गैस बिल्डिंग में किस प्रकार के गैस का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एमआईजी बिल्डिंग के अंतर्गत सिंपली हम कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है CO2 उनका हम यूज में लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मीनिंग ऑफ PCO इन वर्कशॉप्स इज। यानी जो वर्कशॉप के अंतर्गत जो PCO यूज में होता है उनका मतलब अर्थ क्या होता है। तो PCO सिंपली होता है प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी अगर बात करें पर्पस यानी मोटिव का, तो इनका केवल पर्पस होता है कि जितने भी हमारा मैन पावर हो, मशीन्स हो या जो मटेरियल्स हो, उनका बेस्ट रूप से यूटिलाइज किया जाए। इसके लिए प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PCO बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन PCO के फुल फॉर्म होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट हार्डनेस ऑफ मटेरियल। यानी जो मटेरियल के हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए जो मशीन यूज में लिया जाता है उसे हम ब्रेनल बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मटेरियल को हार्डनेस में हम सिंपली BHN के तौर पर लिखते हैं, ब्रेनल हार्डनेस नंबर, और इसको एक नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन CLW पैटर्न JEE यानी जूनियर इंजीनियर गेट्स डैश इंसेंटिव परसेंटेज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो अलग अलग वर्कशॉप के अंतर्गत अलग अलग पैटर्न्स का इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बात करें जो चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो पैटर्न्स है, यह भी काफ़ी सारे वर्कशॉप में यूज में लिए जाते हैं कर्मचारी को इंसेंटिव प्रोवाइड करवाने के लिए। तो CLW सिंपली अगर बात करें हम, तो यह 3 कैटेगरी के आधार पर डिवाइड करके इन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाता है। सिंपली जो हमारा है, एक होता है हमारा DW यानी डायरेक्ट वर्कर्स, दूसरा होता है हमारा EIW इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर्स होते हैं, और एक होते हैं IW यानी इनडायरेक्ट वर्कर्स। तो ध्यान रखिए इनडायरेक्ट वर्कर को कोई भी इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है।
CLW पैटर्न के अंतर्गत, जबकि डायरेक्ट वर्कर जो होते हैं उन्हें इंसेंटिव 100% प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा जो EIW होते हैं, इसेंशियली इंटरमीडिएट इनडायरेक्ट वर्कर्स जो होते हैं, उन्हें जो डायरेक्ट वर्कर्स का जो इंसेंटिव होता है इनका केवल 80% प्रोवाइड करवाया जाता है। अब यहाँ पर यह कैसे पता चलेगा कि यह कौन सा कर्मचारी कौन से कैटेगरी के अंतर्गत क्लासीफाई किया गया है? तो सिंपली आप ध्यान रखें कि जो DW होते हैं, डायरेक्ट वर्कर जो होते हैं, इसमें टेक्नीशियन वगैरह जो होते हैं इनको डायरेक्ट वर्कर के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा जो इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर होते हैं इनके अंतर्गत सिंपली जो JE या क्रेन ड्राइवर आप बोल सकते हैं, इन्हें इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार जो जितने भी क्रेन ड्राइवर हो या जूनियर इंजीनियर हो, इनको डायरेक्ट वर्कर्स के मुकाबले जो 80% जो बोनस होगा वो CLW पैटर्न के अंतर्गत प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, 80%। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश नंबर ऑफ आइसोलेटिंग कॉक्स आर फिटेड इन अ कोच, यानी यहाँ पर कितने संख्या में आइसोलेटिंग कॉक्स लगे होते हैं कोच के अंतर्गत, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हम बात करें कि ICF कोच में हमारा BP पाइपलाइन होता है और दूसरा हमारा BP पाइपलाइन होते हैं। दोनों से एक एक ब्रांच पाइप निकलता है। BP पाइप की जो हमारा FP पाइप होता है उसके बीच में हमारा एक आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है। सिंपली फिर हमारा BP पाइप के लिए भी हमारा एक आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा ER आ जाता है। ER से पहले हमारा NR भी लगा होता है, नॉन रिटर्न वाल्व। फिर यहाँ पर हमारा अगर बात करें BP कनेक्शंस का, तो यहाँ पर हमारा DB के साथ हमारा CR कंट्रोल रिजर्वायर कनेक्टेड होते हैं। और DB से यहाँ पर हमारा दो पार्ट्स निकलते हैं, दो ब्रेक सिलेंडर के लिए, जो हमारा बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर भी हमारा एक आइसोलेटिंग कॉक्स दोनों ब्रेक सिलेंडर के लिए लगे होते हैं। और एक जो कनेक्शन जाता है वो हमारा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व जो होते हैं, इनसे पहले हमारा एक आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है। तो यहाँ पर सिंपली आप देखने को मिल रहे होंगे आपको कि एक आइसोलेटिंग कॉक्स FP पाइपलाइंस पर, एक आपका BP पाइपलाइंस पर, और एक एक ब्रेक सिलेंडर से पहले हमारा दो आइसोलेटिंग कॉक्स लगे होते हैं और एक हमारा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व के लिए लगा होता है। तो इस प्रकार टोटल हमारा 5 की संख्या में हमारा आइसोलेटिंग कॉक्स कोचेज जो ICF कोचेज होते हैं उनके अंतर्गत फिटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 की संख्या में। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं कि एक्सल लोड ऑफ AC कोच इज, यानी AC कोच का जो एक्सल लोड होता है वो कितना होता है? तो AC कोच का सिंपल जो एक्सल लोड होता है वो 16.25 टन होता है। वहीं अगर बात करें हम नॉन AC का, तो नॉन AC का जो होता है वो 13 टन होता है। तो यहाँ पर केवल AC कोच के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पर 16.25 जो कि अप्रॉक्स होता है 16.3 टन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस टू व्हील ऑफ ICF बोगी इज टेकन फ्रॉम, यानी जो ICF बोगी के व्हील्स के ऊपर जो लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस होता है वो लिया जाता है किसके माध्यम से? तो यह ICF कोचिंग के अंतर्गत डैशबोर्ड के माध्यम से लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, लेंथ ऑफ LHB कोच इज डैश mm, यानी LHB कोच के जो लेंथ होता है वो कितना होता है? तो LHB कोच का सिंपली लेंथ की अगर बात करें हम, तो यह 23,540 mm होता है, जो कि लेंथ अवर बड़ी होते हैं। वहीं अगर आपसे लेंथ अवर कपलर पूछा जाता है तो यह 24,000 mm होता है। तो यहाँ पर सिंपली आप 23,540 mm लेंथ अवर बॉडी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर A में अवेलेबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा, 23,540 mm। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन 1 LHB कोच आर, एक LHB कोच के अंतर्गत नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर कितने मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हमारा जानते हैं कि एक एक्सल के ऊपर हमारा 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। अब प्रत्येक कोच में 4 एक्सल्स होते हैं। सिंपली 2 × 4 आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपका 8 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक कोच के अंतर्गत निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक ऑफ एलएचबी कोच इज डैश एमएम, यानी जो एलएचबी कोच का जो सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक होता है वो कितने एमएम होते हैं। तो यह सिंपली जो होता है वह 21 एमएम होते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे ब्रेक सिलेंडर का डाया पूछा जाता एलएचबी कोचेज का तो यह 10 इंच या आप 255 एमएम बोल सकते हैं, यह इसका डायमीटर होता है, जबकि पिस्टन स्ट्रोक जो होता है वह 21 एमएम होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द इंस्पेक्शन डन इन यार्ड इज कॉल्ड, यानी यार्ड में जो इंस्पेक्शन किया जाता है उसे हम प्री इंस्पेक्शन के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंडेम्ड मटेरियल इज सेंड टू स्टोर ऑन, यानी स्टोर में जो कंडेम मटेरियल को भेजा जाता है वो कौन से नोट के माध्यम से। तो यह हम भेजते हैं वो जो DS8 नोट होता है, इशू टिकट्स के तौर पर आप बोल सकते हैं। तो इनके माध्यम से हम कोई भी कंडेम मटेरियल को हम स्टोर को भेजते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डायरेक्ट वर्कर इज एडमिटेबल टू गेट डैश परसेंटेज बोनस, जो डायरेक्ट वर्कर्स होते हैं यह सिंपली CLW पैटर्न जो इंसेंटिव्स का होता है, इसमें हमारा डायरेक्ट वर्कर, इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर और इनडायरेक्ट वर्कर होता है। तो इनडायरेक्ट वर्कर को कोई भी इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, डायरेक्ट वर्कर को 100% और इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर को 80% इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर सिंपली प्रश्न में डायरेक्ट वर्कर के लिए पूछा गया था, तो इसमें 100% ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हु इज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द हेड ऑफ द वर्कशॉप, यानी वर्कशॉप में अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके लिए अलग अलग ऑफिसर्स बनाए गए हैं। इसमें से बोला गया है कि जो वर्कशॉप के अंतर्गत जो फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं उनके जो वित्तीय सलाहकार होते हैं वर्कशॉप के अंतर्गत वो कौन होते हैं। ये सिंपली जो होते हैं डिप्टी CAO या आप WAO बोल सकते हैं, यानी डिप्टी चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर जो होते हैं या वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर बोल सकते हैं, या वर्कशॉप के अंतर्गत हेड ऑफ फाइनल एडवाइजर जो होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ग्रुप C स्टाफ हैविंग कंप्लीटेड 20 years and more but less than 25 years of service are entitled to get पोस्ट रिटायरमेंट पासिस एट द रेट ऑफ, यानी यहाँ पर कर्मचारी जब भी काम करते हैं सर्विस में रहते हैं उस दौरान में उन्हें पास या PTO का सुविधा दिया जाता है और आफ्टर रिटायरमेंट में उन्हें पासिस का सुविधा दिए जाते हैं, जिसे सिंपली नाम बदलकर PRCP यानी पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासिस के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। इनमें नए नियम के अनुसार अगर बात करें हम तो ग्रुप C एवं D कर्मचारी को अगर 20 ईयर्स की अगर सर्विस अगर कंप्लीट कर लिए हो, मोर देन 20 ईयर्स सर्विस, तो उस केस में कर्मचारी को 2 सेट PRCP प्रोवाइड करवाया जाता है। वहीं ग्रुप A एंड B ऑफिसर जो होते हैं उन्हें आफ्टर 20 ईयर्स के सर्विस के बाद 3 सेट PRCP प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पर ग्रुप C के रिगार्डिंग पूछा गया था तो 2 सेट्स पास यहाँ पर इशू किए जाएंगे। क्योंकि ये प्रश्न पुराने ट्रेंड के हिसाब से है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी उसी अनुसार सेट है। तो आप इसको आप याद रखें कि नए नियम के अनुसार जो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज है जिसमें कर्मचारी अगर 20 ईयर्स के बाद अगर रिटायरमेंट लेता है तो उन्हें ग्रुप C और D एम्प्लॉयड्स के लिए 2 सेट पास और ग्रुप और A और B के लिए 3 सेट पास इशू किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए गार्जियन कैन बी इंक्लूडेड इन द स्कूल पास फॉर, यानी एक गार्जियन जो इंक्लूड करता है स्कूल पास में बॉयज अंडर 18 ईयर्स का होना चाहिए, गर्ल्स किसी भी एज का, और फिजिकली हैंडीकेप्ड बॉयज एबव 18 ईयर्स उसको भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द तीनों को शामिल किए जा सकते हैं एज ए स्कूल पास में गार्जियन के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू बियर द टाइटल ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स इन रेलवेज। रेलवे के अंतर्गत जो डिसिप्लिन और अपील रूल्स के लिए जो टाइटल बनाए गए वो टाइटल का स्टेटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपली अनुशासन और अपील नियम के लिए टाइटल दिया गया था, जिसे हम द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 बनाया गया है। यानी रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तौर पर हिंदी फॉर्म में जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर एश्योरेंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट्स ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जब भी कोई कर्मचारी को मेजर पेनाल्टी चार्जशीट इशू किया जाता है, जिनके कार्रवाई में उन्हें जो चार्जशीट इशू दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म दिए जाते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है। तो जब भी कोई मेजर पेनाल्टी के लिए चार्जशीट इशू किए जाएंगे तो उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का यूज किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म 11 का प्रयोग माइनर पेनाल्टी के लिए किया जाता है। वही स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का प्रयोग कोई कर्मचारी को अचानक से सस्पेंड करना हो तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का हम यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एडमिशन इन रेलवे स्कूल इज डेस्टिकेटेड टू। यानी यहाँ पर बोला है कि जो रेलवे स्कूल में जो एडमिशन दिए जाते हैं इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो इसमें जो कुछ नियम जो होते हैं इसमें बताए गए हैं कि जो पहला रीजन्स की जो कर्मचारी का केवल चाइल्ड वार्स होना चाहिए इस रेलवे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। और यहाँ पर इसके अलावा है कि जो आउटसाइडर भी ले सकता है, लेकिन उसमें लिमिटेड एक्सटेंट तक रखा जाता है। तो यहाँ पर ओनली ए एंड सी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस ऑफ फिएट बोगी इज मेड बाय। यानी जो फिएट बोगी में जो लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस जो किया जाता है वो सिंपली आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म के जरिए किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ईयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर इन हाइब्रिड कोच इज डैश केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हाइब्रिड कोच के अंतर्गत जो ईयर स्प्रिंग का वर्किंग प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो सिंपली आप जानते हैं कि ईयर स्प्रिंग के अंतर्गत जो प्रेशर आता है वह फीट पाइप का प्रेशर आता है, और फीट पाइप का प्रेशर आपका 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ईयर स्प्रिंग बोगी गैप मेंटेन बिटवीन द लोअर प्लैंक एंड अपर प्लैंक। यानी लोअर प्लैंक एवं अपर प्लैंक के बीच जो ईयर स्प्रिंग बोगी के बीच जो गैप मेंटेन किया जाता है वो कितना होता है। यह सिंपली 255 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखिए यह प्रश्न बेस्ट है हाइब्रिड कोचेज पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच की जो वाटर टैंक कैपेसिटी होता है वह 1800 लीटर्स का होता है। यानी प्रत्येक जो टैंक होता है वो 450 लीटर्स का होता है। टोटल 4 टैंक्स होते हैं। इस प्रकार टोटल जो वाटर टैंक की कैपेसिटी होगा पर कोचेज में वह 1800 लीटर्स का होता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर यूज्ड इन ईयर स्प्रिंग इज डैश लीटर। यानी ईयर स्प्रिंग में जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर यूज में लिया जाता है वो कितने लीटर का होता है। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछा गया है वह हाइब्रिड कोचेज के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो कि जो हाइब्रिड कोचेज के लिए जो ईयर स्प्रिंग रिजर्वायर यूज किया जाता है वह 40 लीटर का यूज लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें जो एलएचबी कोच में जो ईयर स्प्रिंग के लिए जो ईयर रिजर्वायर यूज में लिया जाता है वह 60 लीटर का होता है। तो इसको आप ध्यान रखें, जब पार्टिकुलर आपसे एलएचबी कोचेज में अगर पूछा जाता है तो 60 लीटर जवाब दे, अदरवाइज आप 40 लीटर के साथ ही जाए। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है,
डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे। यानी जोनल रेलवे में जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट होते हैं इनके हाईएस्ट जो अथॉरिटी होते हैं वह पीसीएमई होते हैं, यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो पीसीएमएम होते हैं, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर, यह स्टोर डिपार्टमेंट का हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं जोनल रेलवे के स्तर पर। वहीं अगर बात करें हम पीसीओएम का, यानी प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर जो होते हैं, वह जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगा वह जोनल स्तर पर होगा। वहीं बात करें पीसीई जो होता है, जो वह प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर होता है, जो वर्कशॉप्स का जो ऑफिसर्स होते हैं जोनल स्तर पर, वह पीसीई होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है मीनिंग ऑफ टीक्यूएम। टीक्यूएम का मीनिंग होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है द वर्क ऑफ लिमिट स्विच। लिमिट स्विच का जो कार्य क्या है, तो लिमिट स्विच का सिंपली कार्य होता है कि जो क्रेन वगैरह मूवमेंट होते हैं उनको मूवमेंट को रोकने के लिए हम लिमिट स्विच का यूज करते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी टू स्टॉप क्रेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है वेयर इज द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड। जो आरडीएसओ है वह करंट में कहां पर सिचुएटेड है, तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आरडीएसओ का हेडक्वार्टर है, जहां पर जितने भी भारतीय रेलवे के अंतर्गत जितने मॉडिफिकेशन टेक्निकल रिलेटेड वगैरह होते हैं वो सारे के सारे आरडीएसओ के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर बात करें तो बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रीजनल रेलवेज एंड दियर हेडक्वार्टर्स नॉट ट्रू। यानी यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जोनल रेलवे का एवं उसके हेडक्वार्टर्स का। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा यहां पर सही नहीं है। तो सिंपली आप जान ले कि साउथ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर होता है वह सिकंदराबाद में होता है। वहीं अगर बात करें सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर का तो यह मुंबई के अंतर्गत है। वहीं अगर बात करें साउदर्न रेलवे का तो साउदर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वह चेन्नई के अंतर्गत सही है। नॉर्दर्न रेलवे का नई दिल्ली है और साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद है। लेकिन जो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंतर्गत है, जो कि यहाँ पर भोपाल दिया गया है। तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू प्रश्न ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मेट्रो रेलवे इज फंक्शनिंग इन बीच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट्स। यानी दिए गए स्टेट्स में से मेट्रो रेलवे कौन से राज्य के अंतर्गत कार्यरत है वो यहाँ पर पूछा गया है। ध्यान रखें यहाँ पर रेलवे मेट्रो रेलवे के रिगार्डिंग पूछा गया है और जो हमारा पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो कोलकाता मेट्रो आता है वह जितने भी जोन्स है 17 जोन्स उनके अंतर्गत कोलकाता मेट्रो को इंक्लूड किया गया है। यह पश्चिम बंगाल स्टेट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज डैश। यानी जो के टाइप ब्रेक ब्लॉक्स के लिए जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होते हैं वह 0.25 होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है डैश इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज इन स्टील। यानी स्टील के अंतर्गत अगर कार्बन परसेंटेज को अगर इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो स्टील का जो ब्रिटलनेस है, भंगुरता है, वह इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ब्रिटलनेस। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है व्हाट इज द कंडमिंग लिमिट ऑफ एलएचबी व्हील डायमीटर। एलएचबी व्हील डायमीटर्स का जो कंडमिंग लिमिट्स होता है वो 855 mm होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। न्यू अगर आपसे पूछा जाता है एलएचबी कोचेज के व्हील्स का डाया तो वह 915 mm होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज के अंतर्गत कितने संख्या में शॉक एब्जॉर्बर्स का यूज में लिया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली आप जानते हैं कि एलएचबी कोचेज में आपका प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर यूज में लिया जाता है, जिसकी संख्या प्रत्येक बोगी में 4 की संख्या में होता है। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 की संख्या में प्रत्येक बोगी होगा। लेटरल डैम्पर इसका संख्या प्रत्येक बोगी में 1 होता है। वहीं ईओ डैम्पर जो बोगी और बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है, इसकी संख्या 2 होता है। टोटल यहाँ पर निकाले तो 9 की संख्या में प्रत्येक बोगी में शॉक एब्जॉर्बर्स यूज किए जाते हैं। टोटल 2 बोगी का यूज में लिया जाता है प्रत्येक कोचेज में। तो इस प्रकार टोटल 18 की संख्या में शॉक एब्जॉर्बर्स प्रत्येक कोच में उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम के अंतर्गत आपसे टाइप पूछे जाएंगे, कितने टाइप्स होते हैं। तो टोटल 4 टाइप्स के शॉक ऑब्जर्वर्स का यूज में लिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, फॉर लीकेज टेस्ट ऑफ एयर स्प्रिंग प्रेशर गेज रीडिंग इज टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ। यानी यहाँ पर बोला गया कि जब भी एयर स्प्रिंग का लीकेज रेट टेस्ट किया जाता है तो इस दौरान जो प्रेशर गेज में जो रीडिंग लिया जाता है वह 15 मिनट्स का लिया जाता है के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक फॉर राजधानी कोचेज फ्रॉम आउट स्टेशन। राजधानी कोचेज के लिए जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर अगर बात करें हम तो 100%, इन रूट में अगर बात करें हम तो 90% मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90% इन रूट स्टेशन में राजधानी कोचेज के लिए ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इंक्लाइनेशंस ऑफ व्हील ट्रेड प्रोफाइल इज। यानी व्हील ट्रेड प्रोफाइल्स के ऊपर जो इंक्लाइनेशन झुकाव होता है वो कितना होता है। तो जब भी आपसे व्हील ट्रेड पर अगर पूछा जाता है तो आप 1/20 को मार्क करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जबकि अगर आपसे व्हील फ्लैंज पर अगर पूछा जाता है तो व्हील फ्लैंज के ऊपर जो इंक्लाइनेशन झुकाव होता है वह 1/2.5 होता है। यानी व्हील ट्रेड के ऊपर 1/20 और व्हील फ्लैंज के ऊपर 1/2.5 होगा। तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, सिलेंडर डाया ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम इज। यानी डिस्क ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत जो सिलेंडर यूज किया जाता है, ब्रेक सिलेंडर, इनका डायमीटर क्या होता है। तो सिंपली आप जानते हैं कि जो एलएचबी बोगी में कोचेज में हमारा डिस्क ब्रेक सिस्टम यूज में लिया जाता है, इसमें जो ब्रेक सिलेंडर यूज में लिया जाता है इनका डाया की अगर बात करें तो यह 10 इंच का होता है, जिसे आप 255 mm भी बोल सकते हैं। पिस्टन की अगर बात करें तो पिस्टन जो होता है वह 21 mm का होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो 10 इंच इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड इन फिएट बोगी इज डैश। यानी जो फिएट बोगी के अंतर्गत जो प्राइमरी सस्पेंशन यूज में लिया जाता है वह सिंपली डबल नेस्टेड कॉइल होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके साथ एक प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर भी उपलब्ध होता है, जो दोनों के माध्यम से शॉक को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, टाइप ऑफ कोच बॉडी सेल यूज्ड इन हाइब्रिड कोचेज। हाइब्रिड कोचेज में यहां पर बोला गया है कि जो कोच का बॉडी है वो किस प्रकार का होता है। तो सिंपली आप ध्यान रखिए कि जो हाइब्रिड कोचेज में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें जो बॉडी होता है अपर वाला पार्ट्स वह इसमें एलएचबी का सेल्स का प्रयोग किया जाता है। वहीं बोगी की अगर बात करें हम कि जो हाइब्रिड कोचेज में जो बोगी यूज में लिया जाता है वह सिंपली मॉडिफाइड आईसीए बोगी का यूज में लिया जाता है। जो हमारा कॉइल स्प्रिंग होते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन के पास, इसको मॉडिफाइड करके सिंपली ईयर स्प्रिंग कर दिया गया है, जिसके माध्यम से जो हमारा राइडिंग इंडेक्स है इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हाइब्रिड कोचेज के अंतर्गत।
तो यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर कोच बॉडी के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो LHB ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि फिएट बोगी इज कैपेबल टू नेगोशिएट द कर्व ऑफ 10 डिग्री एट द स्पीड अप टू, यानी फिएट बोगी है वो कैपेबल हो सकता है 10 डिग्री के स्पीड पर नेगोशिएट करने के लिए। तो वह 100 जब भी अगर 60 kmph भी स्पीड होगा तो 10 डिग्री तक वो कैपेबल होगा जो कर्व के ऊपर नेगोशिएट करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है नंबर ऑफ डुप्लेक्स चेक वाल्व फिटेड इन एयर स्प्रिंग बोगी आर, यानी जो एयर स्प्रिंग बोगी में जो नंबर ऑफ डुप्लेक्स चेक वाल्व होते हैं कितने संख्या में फिटेड होते हैं वो यहां पर पूछे गए हैं। तो सिंपली अब जानते हैं कि एक बोगी के ऊपर 2 एयर वेल्लो लगे होते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन के पास, और इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट ना हो, इनके बीच में एक डुप्लेक्स चेक वाल्व लगा होता है, डुप्लेक्स चेक वाल्व लगा होता है। तो यहाँ पर सिंपली हमसे पूछा गया था बोगी के ऊपर, तो प्रत्येक बोगी में एक की संख्या में लगे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह तब वर्क में आता है जब दोनों एयर वेल्लो के बीच जो प्रेशर डिफरेंस है वह 1 पॉइंट प्लस माइनस 0.15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा दोनों बेल्लों के बीच प्रेशर डिफरेंस होता है, तब जाके डुप्लेक्स वाल्व अपना ऑपरेट होता है। और जब तक ऑपरेट होता है जब तक यह जो लिमिट है वह वहां तक नहीं आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है एच टाइप कपलर इज यूज्ड इन, यानी जो एच टाइप कपलर है वह किस में यूज में लिया जाता है। तो यह सिंपली जो LHB कोच है इसमें यूज में लिया जाता है और यह एंटी क्लाइमिंग फीचर्स के साथ आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कोचिंग स्टॉक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द गेज इज यूज्ड इन द हिली एरिया, यानी जो पहाड़ी एरिया होता है हिली एरिया, वहां पर किस प्रकार के गेजेज का प्रयोग किया जाता है रेलवे के अंतर्गत। सिंपली जानते हैं आप जो समतल वाले इलाके हैं वहां पर भारतीय रेलवे द्वारा ब्रॉड गेज का यूज में लिया जाता है, जिसकी अगर बात करें डायमेंशन की तो 1676 mm इसका विड्थ होता है। वहीं अगर बात करें हम एक मीटर गेज भी यूज में लिया जाता है, तो मीटर गेज का जो विड्थ होता है वो 1000 mm की अप्रोक्स होता है। वहीं अगर बात करें जो सबसे पुराना अभी जितने भी हिली एरिया है पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पर नैरो गेज का प्रयोग किया जाता है, जो भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है 762 mm का और एक होता है 610 mm के विड्थ वाले नैरो गेज होते हैं। तो यहाँ पर केवल पूछा गया था कि हिली एरिया के लिए कौन सा हम गेज का प्रयोग करते हैं, तो नैरो गेज इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपनसेटिंग रिंग्स आर, यानी कंपनसेटिंग रिंग्स का जो स्टैंडर्ड मोटाई होता है थिकनेस होता है वो 6 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है चोक डाया ऑफ पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व ऑफ LHB कोच इज डैश mm, यानी जो LHB कोचेज में जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व लगा होता है इसका जो चोक डाया होता है वो कितना होता है। तो सिंपली यहाँ पर जो LHB के केस में हम जो चोक डाया होगा वह 19 mm होगा, जहाँ से जब भी अलार्म चेन पुलिंग की जाता है तो यहाँ से ही प्रेशर ड्रॉप होते हैं ब्रेक पाइप का। वहीं ICF कोचेज की अगर बात करें तो इसमें जो 8 mm का चोक डाया होता है। तो यहाँ पर LHB के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो 19 mm ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इलेक्ट्रोड इज केप्ट एट डैश इन स्टेट पोलैरिटी, यहाँ पर जब भी वेल्डिंग किया जाता है तो 2 तरह के पोलैरिटी का यूज में लिया जाता है। एक लिया जाता है डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी और एक लिया जाता है इनडायरेक्ट करंट जो होता है स्टेट पोलैरिटी का, रिवर्स पोलैरिटी आप बोल सकते हैं, तो उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिंपली स्टेट पोलैरिटी के रिगार्डिंग पूछा गया था, यानी डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी। इसमें जो इलेक्ट्रोड रखा जाता है, इलेक्ट्रोड को सिंपली नेगेटिव टर्मिनल पर रखा जाता है और जो वर्कपीस होता है
वर्कपीस को हम पॉजिटिव टर्मिनल पर रखते हैं और इसमें जो हीट जनरेट होता है वह 2/3 हमारा वर्कपीस पर होता है, जबकि 1/3 जो हीट जनरेट होता है वह इलेक्ट्रोड के ऊपर होता है। तो यहाँ पर भी आपसे प्रश्न डायरेक्ट रूप से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पूछा गया था तो वह नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्टेड होते हैं स्टेट पोलैरिटी के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव टर्मिनल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश डज नॉट कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैटल एज पर एक्सीडेंट मैनुअल, यानी जो रेलवे का जो एक्सीडेंट मैनुअल में जो कैटल का डेफिनेशन दिया गया है जिसे हम इसके अंतर्गत इसको कवर नहीं किए गए वो यहाँ पर पूछा गया है। जो जितने भी कैटल्स मवेशी वगैरह जो ओवरशूट होते हैं ट्रेन के माध्यम से, इसमें जो डोंकी जो है कैटल इनको कवर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इज डन एट डैश केजी वेट, यानी जब भी अलार्म चेन, इसमें अगर प्रश्न जो पूछा गया है वो आईसीएफ कोचेज के लिए पूछा गया है, क्योंकि एलएचबी कोचेज में आप सिंपली अलार्म चेन पुलिंग को आप पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, लेकिन ये एलएचबी आईसीएफ कोचेज के अंतर्गत आपको 8 से 10 केजी पर आपको पुल आउट करना पड़ता है। तो जब भी अलार्म चेन 10 की जो टेस्टिंग किया जाता है तो उसमें 8 से लेकर 10 केजी का बेस वेट की जो फोर्सेज होगा उसके रिक्वायरमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं देयर आर डैश नंबर ऑफ लेबोरेटरीज इन एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोचेज में करंट में 4 नंबर्स लेबोरेटरी अवेलेबल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है परमिसिबल लिमिट ऑफ शार्प फ्लेंज ऑफ व्हील इज डैश mm, यानी शार्प फ्लेंज व्हील के ऊपर अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। इस प्रश्न में शार्प फ्लेंज के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो जो शार्प फ्लेंज होते हैं वो नॉर्मली नए कंडीशन में 14.5 mm होता है। जब यह रिड्यूस होकर 5 mm या इससे बिलो हो जाए तो इसको हम शार्प फ्लेंज की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो इस प्रकार का नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टोटल वॉल्यूम ऑफ बायोटैंक्स, बायोटैंक्स के लिए जो टोटल वॉल्यूम रखा गया है वो 400 लीटर का रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स ऑफ बायोटैंक्स, बायोटैंक्स में जो टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं वो 6 की संख्या में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम तो नंबर ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर प्रोवाइडेड इन एयर स्प्रिंग सिस्टम, एयर स्प्रिंग सिस्टम के अंतर्गत जो एयर रिजर्वायर लगा होता है वो कितनी संख्या में लगे होते हैं। तो एयर स्प्रिंग सिस्टम के अंतर्गत जो एक हमारा मेन रिजर्वायर लगा होता है वो 150 लीटर का होता है। और अगर बात करें ईआर की तो यह टोटल 4 की संख्या में हमारा ईआर लगा होता है। जिसकी अगर बात करें तो हाइब्रिड कोचेज में 40 लीटर का होता है। वहीं एलएचबी कोचेज में अगर बात करें हम तो यह 60 लीटर का इसका कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया था नंबर ऑफ ईआर प्रोवाइडेड इन एयर स्प्रिंग सिस्टम, तो 4 की संख्या में प्रत्येक कोचेज में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।